घने जंगल के पास एक गांव था, सोनपुर। सोनपुर में महेश और उसकी पत्नी जया रहा करते थे। अरे महेश, कभी लौटा रहे हो मेरा कर्ज? जल्दी ही सेठ जी। जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं तो सीधा आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। महेश की पत्नी को सेठ से बहुत परेशानी थी। अरे ए जी, आप और कितना ब्याज देंगे इस सेठ को? जितना कर्ज इससे लिया था उसका तो दुगना दे चुके हैं हम। पता नहीं, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मुझे तो बस इतना ही पता है कि अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें सेठ जी को पैसे देने ही होंगे। ठीक है। एक बार की बात है, महेश ने जंगल में एक बड़े पेड़ का सौदा किया। उससे काफी अच्छे पैसे मिले। जब वो घर लौटा, अभी जाकर ये पैसे सेठ जी को दे आता हूँ। अरे अरे, सब पैसे उनको देने की क्या जरूरत है? आधे हम रख लेते हैं। पर क्यों? क्यों क्या? मेरे बदन पर एक भी जेवर नहीं है। कम से कम इन पैसों से मेरे लिए बाली खरीद लो। पर अगर सेठ जी को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। उन्हें कौन बताएगा? ठीक है, मैं बाली खरीद कर लाता हूँ। महेश ने एक सोने की बाली खरीद ली और बचे हुए पैसे लेकर वो सेठ के पास गया। अरे वाह वाह, आज तो तेरी कमाई अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी। तू ऐसे ही ईमानदारी से पैसे लाके देगा तो जल्द ही तेरा घर तेरा हो जाएगा। और कितने पैसे देने हैं सेठ जी? बस 20,000 और। ठीक है, आशा है जल्दी ही दे दूंगा। महेश यहाँ से अपने घर गया। मेरी बाली लाए क्या? हाँ, ये लो। पर मुझे लगता है मुझे सेठ जी को पैसे दे देने चाहिए थे। वो क्यों? बस 20,000 ही तो बचे हैं। ये बाली नहीं लाता तो 10,000 ही बचते। कोई नहीं, अगली बार कमाओगे तो दे देना। फिलहाल मैं ये बाली पहन रही हूँ। बाली पहनकर जया बहुत खुश थी। वो अपनी सोने की बाली दिखाने अपनी पड़ोसन के पास गई। अरे शीला, ये देख, मेरे पति मेरे लिए सोने की बाली लाए हैं। ये तो बहुत अच्छी है दीदी, है ना? जया ने गांव की हर औरत को अपनी बालियां दिखाई। और रात को जब जया सो रही थी तो एक चोर ने जया की बालियां चुराई और 9-2-11 हो गया। अगली सुबह, हे राम, मेरी बालियां! हे भगवान, मेरी बालियां चोरी हो गई। तूने किसे अपनी बालियां दिखाई थी? किसी को नहीं, बस शीला को, बिमला को, प्रभा को। पूरे गांव भर में तो ढिंडोरा पीट दिया और बोलती है कि किसी को नहीं दिखाई। तुम्हारा तो दिमाग ही घुटने में है। इससे तो अच्छा था कि मैं ये पैसे सेठ जी को दे देता। बेवकूफ औरत। जया के मन में कोई भी बात नहीं रहती। वो हर बात फैला दिया करती थी। अगर उसके घर में कुछ अच्छा पकवान भी बने तो सारे गांव को पता चल जाता था। अरे महेश भाई, आज तुम्हारे घर पे खीर बन रही है, हमें नहीं बुलाया? भाई, अब तक तो मैं घर पहुंचा भी नहीं हूँ। मुझे कैसे पता कि क्या बन रहा है? हमें सब पता है, जया भाभी ने बोला। महेश तमतमाता हुआ घर पहुंचा। पूरे गांव को बता दिया कि तुमने खीर बनाई है। इसमें क्या गलत है? बनाई है तो बनाई है। अरे बनाओ तो खुद खाओ ना, दुनिया को बताने की क्या जरूरत? तुम्हारी इस आदत से परेशान हूँ मैं। कोई बात अपने तक नहीं रखती, सबका ढिंडोरा करती रहती हो। अक्सर महेश जया को डांटता भी था। एक दिन की बात है, महेश जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वो एक बहुत मोटा पेड़ काट रहा था। तभी उसके पैर को कुछ चुभा। उसने नीचे मिट्टी कुरेदी तो उसे एक घड़ा मिला, सोने के सिक्कों से भरा। वाह वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अभी इसे घर ले जाता हूँ। नहीं। महेश को जया की बेवकूफी याद आई। अगर मैं इस घड़े को घर लेकर गया तो जया सबको बता देगी कि घर में सोने का घड़ा है और सब कुछ चोरी हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महेश सोचने लगा कि वो क्या करे। उसे एक योजना सूझ गई। महेश ने घड़े को वहीं मिट्टी में दबा दिया और उसके ऊपर एक पत्ता रख दिया। फिर महेश नदी के पास गया। नदी से उसने कई मछली पकड़ी। इन मछलियों को उसने एक पेड़ पर लटका दिया। फिर एक पेड़ पर उसने बहुत सारी रोटियां रख दी। पूरा पेड़ रोटियों से भर दिया और फिर वो अपने घर गया। जया, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? मुझे जंगल में एक घड़ा मिला है जिसमें सोने के सिक्के हैं। घड़ा बहुत ही बड़ा है। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर घड़ा ले आएंगे।
हाँ हाँ चलो, सोने के सिक्कों का घड़ा। वाह वाह। जया और महेश दोनों जंगल पहुँचे। जंगल पहुँचते ही जया का ध्यान उस पेड़ पर गया। हे राम, रोटियों का पेड़। हाँ, कल तो इस पेड़ से रोटियों की बारिश हो रही थी। ये कोई आम जंगल नहीं है, बल्कि जादुई जंगल है। थोड़ी दूर चलने के बाद जया ने वो पेड़ देखा जिसपे मछलियाँ लटक रही थीं। मछलियाँ उगाने वाला पेड़? हाँ, इसे छोड़ो, आगे चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महेश उसी जगह पहुंचा जहां वो सोने के सिक्कों का घड़ा था। उसने पत्ते हटाए। हे भगवान, आपने बिल्कुल सही कहा था। हाँ, पर अब ये बात तुम किसी को मत बताना। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ये किसी को बताऊं। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। दोनों घर लौटे। जया, जाकर कुएं से थोड़ा ठंडा पानी ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जया घड़ा लेकर घर से बाहर गई और महेश ने घर में गड्ढा खोदकर वो सोने के सिक्कों की हांडी छुपा दी। यहाँ कुएं पे जया को अपनी सहेली शीला मिली। क्या बात है, आज बहुत खुश हो। अब क्या बताऊं, हमारे तो भाग ही खुल गए। ऐसा क्या हो गया? हमें जंगल में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला है। क्या? तू किसी को बताना मत। हाँ हाँ, पर औरतों की बातें कभी रुकी हैं? शीला ने ये बात आग की तरह फैला दी। सेठ जी को भी ये बात पता चल गई और सेठ जी सारे गांव वालों के साथ महेश के घर के बाहर पहुंचे। अरे ओ महेश, ओ महेश, अरे बाहर आ। क्या हुआ सेठ जी? तुझे नहीं पता कि क्या हुआ? तुझे सोने के सिक्कों का घड़ा मिला है जो तू सारे गांव वालों से छुपा रहा है। सोने के सिक्कों का घड़ा? वो भी मुझे? ये आपसे किसने कह दिया? और कौन कहेगा? तेरी पत्नी ही सारे गांव वालों को बोलती फिर रही है। सेठ जी, मेरी पत्नी दिमाग से थोड़ी सी खिसकी हुई है। अगर झूठ लगे तो उसी से पूछिए कि वो कब जंगल गई और क्या क्या हुआ। ठीक है जया, बताओ जंगल में क्या क्या हुआ? हम लोग जंगल पहुँचे। साधारण जंगल नहीं, जादुई जंगल। वहाँ एक पेड़ पर रोटियां लटकी थी, अद्भुत था। फिर हम आगे बढ़े तो दूसरे पेड़ पर मछलियां लटकी थी और जब हम आगे बढ़े तो हमें वहाँ पर सोने के सिक्कों का घड़ा मिला जो हम घर ले आए। सुना सेठ जी, अगर यकीन नहीं होता तो मेरे घर की तलाशी ही ले लीजिए। भोला, जा जरा घर में देख कुछ है क्या। सेठ जी के आदमियों ने घर की तलाशी ली पर उन्हें कहीं भी सिक्कों का घड़ा नहीं मिला। अब तो आपको यकीन हो गया ना? मेरे पास कोई सोना नहीं है सेठ जी। अगर होता तो मैं आपका कर्ज नहीं चुकाता। वो तो है। सेठ जी के साथ सारे गांव वाले चले गए। उनके जाने के बाद महेश के चेहरे पर मुस्कान आई। अब आराम की जिंदगी जीऊंगा। कम से कम अब कोई जया की बातों पर यकीन तो नहीं करेगा और मेरा सोना सुरक्षित रहेगा। अरे सुनिए, ये सब असली में हुआ था ना? तो लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? जया परेशान थी पर महेश खुश था। उसका सोना सुरक्षित था। नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। अमरोहा गांव में दिनकर और सूर्या नाम के 2 भाई रहते थे। दिनकर 10 साल पहले पैसे कमाने के लिए दिल्ली चला गया था। वो वहाँ मिठाई की दुकान चलाता था। सूर्या गांव में रहकर ही खेती बाड़ी करता था। दिनकर और सूर्या दोनों के नाम 50-50 बीघा आम के बाग थे, जिनमें बहुत ही मीठे आम आया करते थे। दिनकर की बेटी करिश्मा को आम के बागों में घूमना पसंद था। बाग के कोने में एक बहुत बड़ा घना आम का पेड़ था। करिश्मा स्कूल से लौटकर उसी पेड़ के नीचे खटिया डाल लेती और कोयल की मीठी आवाज सुनते हुए अपना होमवर्क करती। हर साल आम पकने के टाइम पर दिनकर गांव आता था।
और सूर्या के साथ आम बेचकर वापस दिल्ली लौट जाता। पिछले 10 सालों में दिनकर की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। एक दिन सूर्या की पत्नी शीला पकौड़े पहुंचाने दिनकर के घर पहुंची। करिश्मा, आज मैंने बहुत दिनों बाद प्याज के पकौड़े बनाए हैं, सोचा थोड़े तुम्हारे घर पहुंचा दूं। अच्छा हुआ ताई तुम यहाँ पकौड़े पहुंचाने आ गई। मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। कल पापा आए थे, मेरे और मम्मी के लिए सोने की बालियां लेकर आए हैं। एक जोड़ी तुम्हारे लिए भी बनवा कर लाए हैं। शीला ने बड़ी जल्दी लपक कर बालियां ले ली, लेकिन भागते हुए अपने घर पहुंची और अपने पति सूर्या से बोली, तुम्हारे छोटे भाई के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया है कि उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेरे लिए भी बालियां बनवा दी हैं। जब दिनकर शहर में इतना कमा रहा है तो तुम बाग में उसे हिस्सा क्यों देते हो? उसकी तो सिर्फ एक बेटी है, हमारे तो 2 बेटे हैं। खर्चा तो हमारा ज्यादा है ना। मैं हमेशा से दिनकर को अपना हिस्सा देता रहा हूँ। फिर दिनकर का परिवार तो यहीं पर है। पैतृक संपत्ति पर जितना हक मेरा है उतना ही दिनकर का भी है। दिनकर शहर में जो कमाई करता है उसका आधा हिस्सा तुम्हें देना चाहिए। शहर में वो अपनी मेहनत से कमाता है, वो अपनी कमाई का हिस्सा मुझे क्यों देगा? सूर्या अपने भाई के प्रति वफादार था, लेकिन उसकी पत्नी उसे दिनकर के खिलाफ लगातार भड़काती रहती थी। आखिर कब तक सूर्या अपनी अच्छाई जिंदा रख पाता? धीरे धीरे वो पत्नी के प्रभाव में आने लगा। एक दिन करिश्मा के घर दिनकर के दोस्त का फोन आया। दोस्त ने बताया कि दिनकर का एक्सीडेंट हो गया है। खबर सुनते ही करिश्मा और उसकी माँ दिनकर के पास दिल्ली चले गए। सूर्या और उसकी पत्नी भी दिनकर को देखने गए, लेकिन जल्दी वापस लौट आए। अजी, मैं तो कहती हूँ यही मौका है बाग अपने कब्जे में लेने का। अब अगर तुमने जरा भी समय गंवाया तो बाद में पछताओगे। सूर्या ने गांव के सरपंच से कहा कि उनका भाई दिनकर और दिनकर का परिवार अब कभी गांव नहीं लौटेंगे, और दिनकर के हिस्से का बाग सरपंच को बेच दिया। इतना उपजाऊ और कीमती बाग सरपंच ने तुरंत खरीद लिया। कुछ महीनों बाद करिश्मा अपने गांव वापस लौटी और सूर्या के घर गई। ताई, पापा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। माँ वहीं पर है। हमारे बाग के आम बेचकर सूर्या ताऊ को जो पैसे मिले होंगे वो पापा ने मंगवाए हैं। तुम्हारा बाग था लेकिन अब नहीं है। हमने सोचा कि अब तुम्हारा परिवार कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए हमने बाग सरपंच को बेच दिया और मकान बनवा लिया। अब तक तो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें जो कोने वाला आम का पेड़ सबसे ज्यादा पसंद था उसे नहीं बेचा है। तुम उसके नीचे बैठकर आराम कर सकती हो। करिश्मा दौड़ती हुई सरपंच के पास पहुंची। सरपंच जी, हमारा आम का बाग वापस कर दीजिए। पापा अस्पताल में है, सारा काम धंधा ठप है। बिना बाग के रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारे ताऊ के पैसे दे चुका हूँ, जो भी बात करनी है जाकर उनसे करो। सरपंच ने करिश्मा को अपने घर से भगा दिया। करिश्मा बेचारी अपने बाग के पास गई और उसी कोने वाले आम के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी, जहाँ पहले वो अक्सर बैठा करती थी। अब पापा का इलाज कैसे होगा? मेरी पढ़ाई कैसे होगी? अब हम सब क्या खाएंगे? करिश्मा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी उसने देखा कि पेड़ की डाली पर कोई सोने की चीज चमक रही है। करिश्मा ने जब गौर से देखा तो पता चला कि पेड़ की डाल पर एक सोने का पक्षी बैठा हुआ है। करिश्मा काफी देर उस पक्षी को देखती रही। यकीन नहीं होता वो सोने का पक्षी है। फिर अचानक से वो पक्षी बोला। करिश्मा ने इतनी अजीब बोली पहले कभी नहीं सुनी थी। पक्षी के बोलते ही पेड़ पर लगे सारे आम सोने के बन गए। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। करिश्मा ने पेड़ पर चढ़कर सारे आम एक टोकरी में इकट्ठे कर लिए और घर ले जाने लगी। रास्ते में उसे शीला मिल गई। शीला ने देखा कि करिश्मा टोकरी में सोने के आम भरकर ले जा रही है। उसने तुरंत करिश्मा को रोककर पूछा, अरे करिश्मा,
ये सोने के आम तुम्हें कहाँ मिले? अच्छा हुआ ताई तुमने कोने वाला आम का पेड़ मेरे लिए छोड़ दिया था। उस पेड़ पर आज एक सोने का पक्षी आया। जैसे ही वो बोला सारे आम सोने के बन गए। मैं इन आमों को बेचने शहर जा रही हूँ पापा का इलाज कराने। शीला ने तुरंत सूर्या को सोने के पक्षी के बारे में बताया। उस पक्षी को पकड़कर हमें बाग में ले जाना चाहिए। फिर एक एक पेड़ पर पक्षी को बिठाकर आवाज निकलवानी चाहिए, जिससे हमारे पूरे बाग के आम सोने के बन जाएंगे। एक बार वो सोने का पक्षी हाथ लग गया ना, तो हमारे दोनों बेटों को जिंदगी भर कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले दिन सूर्या अपने दोनों बेटों के साथ सोने के पक्षी को पकड़ने पहुंच गया। दोपहर बाद वो पक्षी उसी पेड़ पर आकर बैठ गया जिस पेड़ के नीचे करिश्मा बैठा करती थी। सूर्या ने पक्षी के ऊपर जाला डालकर उसे पकड़ लिया। सूर्या ने पिंजड़े को ले जाकर अपने बाग में एक पेड़ पर रख दिया और पक्षी को बोलने के लिए मजबूर करने लगा। जल्दी आवाज निकाल और मेरे बाग के आमों को सोने का बना दे। सूर्या काफी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन पक्षी कुछ भी नहीं बोला। आखिर सूर्या ने पक्षी को एक नुकीली लकड़ी चुभोना शुरू कर दी। पक्षी गुस्से में बोला। उसके बोलते ही सूर्या और उसके दोनों बेटे सोने के बन गए। गांव वालों ने जाकर शीला को खबर दी। तब शीला अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। नील 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कोको टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। चंद्रपुर गांव में बिरजू और बबलू नाम के 2 लकड़हारे थे। दोनों पड़ोसी थे। बिरजू और स्वर्णा गरीब थे, पर फिर भी वो लोगों की मदद करते थे। ये लो अम्मा। बेटी, तू रोज मुझ भिखारन को खाना खिलाकर मेरा पेट भरती थी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बबलू की पत्नी तारा को स्वर्णा की अच्छाई पसंद नहीं थी। वो स्वर्णा हमेशा अच्छाई का दिखावा करती है। जब देखो किसी न किसी की मदद करती है। हाँ, बिरजू भी वैसा ही है। सारे गांव वाले बस बिरजू का ही गुणगान गाते रहते हैं। हाँ, जिसे देखो बिरजू और स्वर्णा, किसी को हम देखते ही नहीं। बबलू और तारा को बिरजू और स्वर्णा से बहुत जलन हुआ करती थी। बिरजू रोज सुबह 6 बजे जंगल में लकड़ियां काटने चला जाया करता था। वहीं बबलू आलसी था। वो सूरज के सिर पर आने तक इंतजार किया करता था। अब उठ भी जाओ, आज लकड़ियां इकट्ठी नहीं करनी क्या? उठ गया, जाता हूँ। क्या ये रोज रोज का जंगल जाओ और लकड़ियाँ काटो? अगर जंगल जाकर लकड़ियां नहीं काटोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? मैं तो ऐसी जिंदगी से ऊब गया हूँ। बबलू को काम करने की जरा भी इच्छा नहीं थी, फिर भी वो लकड़ियां काटने जंगल जाया करता था। बिरजू सुबह से शाम तक एक बड़ा पेड़ काट लिया करता था और वहीं बबलू छोटी छोटी टहनियों को काटकर व्यापारी की दुकान पर पहुंच जाता था। व्यापारी बड़े पेड़ का अच्छा दाम दिया करता था, वहीं छोटी छोटी टहनियों का कम दाम मिलता था। जब व्यापारी बिरजू को ज्यादा पैसे देता तो बबलू को बहुत गुस्सा आता। वो बिरजू हमेशा मुझसे ज्यादा पैसे कमाता है। अगली बार मैं भी उसकी तरह बड़ा पेड़ काटूंगा और मैं उससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अगले दिन बिरजू रोज की तरह जंगल निकल गया और उसके पीछे पीछे बबलू चल पड़ा। बिरजू जहाँ जाता बबलू उसके पीछे जाने लगा। बिरजू और बबलू गहरे जंगल में पहुँचे। यहाँ बिरजू की नजर एक बहुत ही बड़े पेड़ पर गई। इस पेड़ को काटकर बहुत मुनाफा होगा। आज इसे ही काटने की कोशिश करता हूँ। बबलू ने भी एक बड़ा पेड़ ढूंढ लिया और उसने काटना शुरू कर दिया। आज बिरजू से पहले पेड़ काटूंगा और ज्यादा मुनाफा भी कमाऊंगा। बिरजू ने पेड़ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाई। पर जैसे ही बिरजू कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करने वाला था, वो पेड़ बोल पड़ा। रुक जाओ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। और बोलते ही पूरा पेड़ सोने का बन गया। सोने के पेड़ की रोशनी से बिरजू की आंखें चौंधिया गईं। मैं जानता हूँ कि तुम एक लकड़हारे हो,
और पेड़ काट कर तुम्हारा संसार चलता है, पर मुझे छोड़ दो। इसके बदले मैं तुम्हें सोने के फल दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन आराम से कटेगा। धन्यवाद। इतने सोने से तो मैं हर किसी की मदद कर सकता हूँ, और कभी वापस पैसों की जरूरत पड़ी तो लौट आना। तुम जैसे अच्छे इंसान की मदद करके मुझे खुशी मिलेगी। धन्यवाद। बिरजू वो सारे सुनहरे फल लेकर चल पड़ा। रास्ते में बबलू ने उसके हाथ में सुनहरे फल देख लिए। अरे रे 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 रे, सोने का फल, वो भी इतने सारे। लगता है बिरजू को कोई जादुई पेड़ मिल गया है। मुझे भी सोने का फल चाहिए। मैं उस सोना देने वाले पेड़ को ढूंढ कर ही रहूंगा। इस इरादे से बबलू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हर पेड़ पर कुल्हाड़ी मारकर आजमाने लगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी मामूली पेड़ है। कहाँ है वो जादुई पेड़? बिरजू इसी रास्ते से आया था। मुझे उसके पैरों के निशान ढूंढने चाहिए। बिरजू के पद चिन्हों का पीछा करके बबलू उस जादुई पेड़ तक पहुंच गया। पैरों के निशान यहाँ खत्म हो रहे हैं, मतलब वो यही पेड़ है। बबलू ने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी उठाई। रुक जाओ। किसने बोला? मैं कोई आम पेड़ नहीं, जादुई पेड़ हूँ। अब इतना सारा सोना, अगर मैं पूरा पेड़ काट लूं तो मैं दुनिया का सबसे रईस इंसान बन जाऊंगा। तुम तो बहुत ही लालची व्यक्ति लगते हो। हाँ, और मैं तुम्हें काटने वाला हूँ। रुक जाओ, मैं तुम्हें सोने के फल दे सकता हूँ। मैं बेवकूफ थोड़े ही हूँ जो थोड़े से सोने के फल लेकर के जाऊं, जब मेरे सामने सोने का पूरा पेड़ है। बबलू ने कुल्हाड़ी से वार करना चाहा। रुक जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकता हूँ, सोच लो। नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह से काट लूंगा और सारा सोना बेचकर दुनिया का सबसे रईस आदमी बन जाऊंगा। बबलू ने पेड़ की एक जड़ काटने के लिए वार किया। 2-3 बार में वो जड़ का एक टुकड़ा कट गया, पर पेड़ से अलग होते ही वो टुकड़ा साधारण जड़ में बदल गया। ये क्या? तुमने मेरी एक जड़ काटी है, अब देखो। सुनहरे पेड़ ने जोर से अपनी शाखाएं हिलाईं और उसकी टहनियों में से नुकीले कांटे निकले और उन कांटों से पेड़ ने बबलू पर हमला कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बहुत लालच है ना तुम्हारे अंदर। एक और बार नुकीले कांटे पेड़ की टहनियों से बबलू के शरीर में घुस गए। बबलू बुरी तरह से जख्मी हो गया और अपनी जान बचाकर घर की ओर दौड़ पड़ा। जख्मी बबलू लड़खड़ाते हुए अपने घर तक पहुंचा। बिरजू ने बबलू को गिरने से बचा लिया। बिरजू की पत्नी भी घर से बाहर आई और रोने लगी। ये सब कैसे हुआ? जादुई पेड़ ने मुझे मेरे लालच की सजा दी है। बबलू ने बिरजू को सारी घटना बताई। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? भाभी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, बबलू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बिरजू ने बबलू के सारे कांटे निकाले और उन पर मरहम लगाया और उसकी सेवा की। और इस वक्त बबलू और तारा को उनकी गलती समझ आई। भाई, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, अब मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। हम दोनों को आप दोनों से बहुत जलन हुआ करती थी, पर आज जरूरत के समय आप ही हमारे काम आए। हम कितने गलत थे। तारा, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती रहती हैं। तुम दोनों को अपनी गलती पर पछतावा है, यही बहुत है। बिरजू को मिले हुए सोने से उसने सारे गांव वालों की मदद की और अब बबलू को उससे कोई परेशानी नहीं थी, ना ही कोई जलन थी। जादुई सोने के पेड़ ने
बबलू को अच्छाई क्या होती है ये समझा दिया। नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। रामनाथ अपनी बीवी सरिता के साथ एक गांव में जाता है, जहां रास्ते में वो एक बड़े से पीपल के पेड़ पर लटके बहुत सारे सोने के गहने देखकर दंग रह जाता है। अजी, ये पीपल का पेड़ है या गहनों का? देखिए कितने सारे सोने के गहने लटके हैं। अरे इधर कोई नहीं है, मैं तुम्हारे लिए 2-4 गहने तोड़ लाता हूँ। अरे बाप रे, ये हमको थप्पड़ कौन मारा? अरे क्या हुआ भाई, तुमने गहनों को छूने की कोशिश क्यों की? अच्छा हुआ बच गए, वरना ये पेड़ तुमको मार डालता। मार डालता? हाँ, ये जादुई पीपल का पेड़ है। पास के गांव में जाने से पहले जो जंगल है, वहाँ के लुटेरे गहने लूट के ले गए हैं। इसलिए जो भी यहाँ से उस गांव के लिए जाता है, अपने गहने इस पेड़ पर लटका जाता है और वापस लौटने पर ले जाता है। तब तक ये पीपल का पेड़ उन गहनों की ना सिर्फ रक्षा करता है, बल्कि अपने अंदर से निकलते पानी से उसे चमका भी देता है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। काश मैंने आपकी बात सुनकर यहाँ गहने लटका दिए होते, तो लुटेरे मेरे 2 लाख के गहने ना लूटते। अरे हमने तुम्हें कितना समझाया था, तुम्हारे दोस्त ने भी तो समझाया था। वो तो अपने गहने यहाँ लटका के गया था। हाँ, पर इसे यकीन नहीं हुआ था। 2 लाख के गहने गवा बैठा। लाओ, मेरे गहने तो बच गए, वापस कर दो। हाँ, क्यों नहीं, रामदीन नाम है ना तुम्हारा। ये रहे तुम्हारे गहने, देख लो, एकदम सेफ और पीपल देवता की कृपा से चमक कर साफ हो गए हैं। अरे पर मेरे 2 लाख के गहने, काश मैं इसकी तरह आपकी बात मान लेता। अरे बाप रे, गहने तो हमारे पास भी बहुत है, अगर लुट गए तो? अरे मेरी तरह बेवकूफी मत करना बहन, यहाँ लटका जाओ, वापस आते हुए ले लेना। उसकी बात सुनकर रामनाथ सरिता अपने अपने गहने वहीं पेड़ पर लटकाकर निश्चिंत होकर चले जाते हैं। रात को वापस लौटकर वो अपने गहने मांगते हैं। रामा उनके गहने उठाकर देता है। अरे वाह, मेरे गहने तो सचमुच चमक गए, एकदम नए जैसे। हाँ, अब तुम जब भी मुझे गहने चमकाने को कहोगी, मैं गांव जाने के बहाने इस पेड़ पर गहने लटका जाऊंगा। मैं तो मेरी सारी सहेलियों को बताऊंगी, ऐसे ही मुफ्त में इस पेड़ से गहने चमका ले। घर पहुंचने पर उनकी बेटी को शादी के लिए लड़के वाले देखने आने वाले हैं, ऐसा उन्हें पता चलता है। अरे बाप रे, इन लड़के वालों की मेहमान नवाजी के लिए हमें बहुत सी तैयारी करनी होगी। हाँ, लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे पास भी बहुत पैसे होने चाहिए। और सारे पैसे तो हमारे कल उस गांव की शादी में खर्च हो गए। अब क्या करें? मेरी बात मानो, अपने गहने ले जाकर गिरवी रख दो। 5 लाख के गहने के 1 लाख ले आओ। सरिता की बात मानकर रामनाथ गहने लेकर सुनार के यहाँ जाता है, जहाँ सुनार उसे 20,000 रुपए देता है। क्या बात करते हो? 5 लाख के गहनों का सिर्फ 20,000? अरे बाबा, ये 5 लाख के नहीं, 50,000 के गहने हैं। इतना सोना 50,000 का? सोना इतना सस्ता कब से हो गया? अरे भाई, सोना सस्ता नहीं हुआ, पीतल सस्ता है। इन गहनों के ऊपर सोने का पानी और अंदर पीतल भरा है। सुनार की बात सुनकर रामनाथ और घर पर सरिता भी दंग रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैंने हमारे मायके के खानदानी सुनार से बनवाया था। मैंने भी मेरे खानदानी ज्वेलर से बनवाए थे, मेरे पास सबका बिल भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सुनार झूठ तो नहीं बोल रहा? हाँ, उसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मुझे लगता है
हमारे गहनों के साथ कोई हेरा फेरी हुई है। कहीं वो गहनों वाला पेड़? सरिता की बात सुनकर रामनाथ भेष बदलकर वापस सरिता के साथ उसी गहनों वाले पेड़ के पास जाता है और गहनों वाले पेड़ पर अपने गहने लटकाकर गांव की तरफ निकल जाता है। उनके जाते ही रामा पेड़ से गहने उतारकर श्यामा को देता हुआ कहता है, ये फैमिली रात को वापस आने वाली है, तब तक इसे ले जाकर इसका सोना निकालकर इसमें पीतल भरवाकर बिल्कुल ऐसे ही डिजाइन में वापस लाना और चमका देना ताकि सोने की चमक में नकली का शक ना हो। अरे बेटा, अब तू गहनों के पेड़ पर नहीं, जेल में रहेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब आप। हाँ बेटा, ये गहनों के पेड़ का चक्कर क्या है? साहब, यहाँ से आगे जंगल में जहाँ हमारे ही आदमी लुटेरे बनकर घूमते हैं, उनका डर दिखाकर हम मुसाफिरों के गहने इस पेड़ पर लटका देते हैं। हाँ, और जो नहीं लटकाना चाहते उनके सामने हमारे ही दो आदमी आकर एक लूट जाने का और दूसरा बच जाने का नाटक करता है। घबराकर लोग अपने गहने लटकाए जाते हैं, उनके जाते ही उससे उतार कर हम सोना निकालकर उसमें पीतल भरवाकर ऐसा चमका देते हैं कि किसी को नकली हो जाने का शक ही नहीं होता। और जब कभी बरसों बाद उनको पता चल भी जाता है, तब तक वो बात भूल जाते हैं कि उनके गहने किस पेड़ की वजह से बदल गए होंगे। हाँ, वो तो अगर मेरी बेटी को लड़की वाले देखने ना आते तो मैं भी बाकी लोगों की तरह इतनी जल्दी अपनी गहने गिरवी रखने नहीं जाता, तो मुझे भी पता नहीं चलता। ला, मेरे गहने वापस करता है या? वापस करते हैं। उन्हीं के नहीं, आज तक जिन जिन के गहने लूटे हैं सबके वापस करते हैं। हाँ, और कसम खाते हैं, आज के बाद गहनों के पेड़ का ये नाटक बंद कर देंगे। आज के बाद हमारी समझ में आ गया है, इंसान जुर्म के कितने भी रास्ते चुन ले, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है।